इससे पहले की 3 वीडियो में हम ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि किस तरह इंटरनेशनल रिलेशंस एकेडमिक डिसिप्लिन के रूप में एमर्ज हुआ और कैसे मेजर डिबेट डिफरेंट इंटरनेशनल रिलेशंस की थ्योरी के डेवलपमेंट का कारण बनते हैं। और इस तरह हमने ब्रीफ में रियलिस्ट ट्रेडिशन, लिबरलिस्ट ट्रेडिशन और इंग्लिश स्कूल को समझा। अब इस वीडियो में हम इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी को समझने वाले हैं। इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी के इस वीडियो में हम इंटरनेशनल इकोनॉमी के उस मेजर इवेंट्स को डिस्कस करने वाले हैं जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशंस को शेप दे रहे थे। फॉर एग्जांपल, हम उनमें उन सारे इवेंट्स को डिस्कस करने वाले हैं जो हमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद देखने को मिलते हैं, जिसमें हम देखेंगे कि पोस्ट वर्ल्ड वॉर इकोनॉमी कैसी थी, ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशंस का एमर्जेंस एंड फॉल कैसे होता है ये देखेंगे। फिर हम ये देखेंगे कि वर्ल्ड में किस तरह डोमेस्टिक स्टैगफ्लेशन को फेस करता हुआ दिखाई देता है। फिर उसी बीच 1980s के डिकेड में न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर की डिमांड डेवलपिंग कंट्रीज़ के थ्रू उठाई जाती है। फिर हम ब्रीफ में वर्ल्ड लेवल पे आई डेब्ट क्राइसिस को भी समझने की कोशिश करेंगे। फिर लास्ट में एंड ऑफ कोल्ड वॉर के बाद का जो सिचुएशन है या जो प्रेजेंट सिनेरियो है उसमें कैसे इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी शेप हो रही है उसको भी ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। वन मोर थिंग, हम इन सारे इवेंट्स को इसलिए भी समझ रहे हैं क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस की थ्योरी को हम बेहतर ढंग से तभी समझ पाएंगे जब हमें इंटरनेशनल रिलेशंस के मेजर इवेंट्स पता होंगे। तो आपको सारे इवेंट्स को अच्छे से समझना होगा, तब आप डिफरेंट आईआर थ्योरीज को भी समझ पाएंगे जो हम इसके बाद के वीडियोस में कंटिन्यू करने वाले हैं, लाइक रियलिज्म, न्यू रियलिज्म, लिबरलिज्म, ये सारी थ्योरीज। क्योंकि जब भी हम लिबरलिज्म या न्यू लिबरलिज्म की बात करते हैं तो वहाँ इवेंट्स को या चीज़ों को इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में एक्सप्लेन करने की कोशिश की जाती है। इवन आईआर की जो न्यू मार्क्सिस्ट थ्योरी है जिसमें हम वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी या फिर डिपेंडेंसी थ्योरी की बात करते हैं, वहाँ भी जो है वो सारे इवेंट्स में हम इकोनॉमिक सिनेरियो को ही एनालिसिस करते हैं। इसलिए इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी को समझना किसी भी थ्योरी पढ़ने से पहले बहुत ज़रूरी होता है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज़ इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी। इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी वर्ल्ड अफेयर में इकोनॉमिक, पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशंस को एनालिसिस करने की कोशिश करता है और वर्ल्ड इकोनॉमी के डिफरेंट इवेंट को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है। और इस तरह हम देखते हैं कि इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी के स्कॉलर्स के लिए सेंटर ऑफ डिबेट इशू रहता है ग्लोबलाइजेशन, इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल फाइनेंस, ग्लोबल मार्केट, ये सारी चीज़ें। और जैसा कि हम जानते ही हैं कि चाहे वर्ल्ड मार्केट हो, कंट्रीज़ हो या मल्टीनेशनल कोऑर्पोरेशन हो, उनके बीच जो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट का जो प्रोसेस है वो रूल्स, नॉर्म्स और लॉ से चलता रहता है। तो ऐसे में इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी इस बात पर फोकस करती है और ये एनालिसिस करने की कोशिश करती है कि डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस का वर्ल्ड इकोनॉमी में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। ठीक है, इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जो 2008 में जो हमें ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस देखने को मिला था, उसके एनालिसिस से हमें पता चलता है कि किस तरह कुछ स्टेट्स अपने फाइनेंशियल मार्केट को कंट्रोल करने में फेल हो गए थे, जिसका रिजल्ट हमें इस वर्ल्ड वाइड फाइनेंशियल क्राइसिस के रूप में देखने को मिल रहा था। तो ऐसे ही वर्ल्ड में डिफरेंट इवेंट्स हैं, डिफरेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है, जो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी को शेप दे रहे थे और उसी की स्टडी हम इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी में करने की कोशिश करते हैं। इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी को समझने के लिए हम थोड़ा बैकग्राउंड को समझेंगे और उस बैकग्राउंड इवेंट में हम सबसे पहले ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशंस को समझने की कोशिश करेंगे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद इस बात पर डिस्कशन शुरू हो जाता है कि कैसे वर्ल्ड में एक स्टेबल मॉनेटरी सिस्टम और ओपन वर्ल्ड ट्रेडिंग सिस्टम को इस्टेब्लिश किया जाए और साथ ही साथ वॉर के बाद इकोनॉमिकली यूरोप को कैसे रिबिल्ड किया जाए। क्योंकि हम जानते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोप का टोटली डिस्ट्रक्शन हो चुका था ड्यू टू इकोनॉमिक क्राइसिस एंड ऑल। वहीं वर्ल्ड की इकोनॉमी भी नेगेटिवली इस वर्ल्ड वॉर के कारण नेगेटिवली भी इम्पैक्ट हुई थी। और इसी को ध्यान में रखते हुए 1944 में यूएसए में ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिसमें न्यू वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर को प्रमोट करने के लिए 3 इंस्टीट्यूशन प्लान किए जाते हैं, जिसमें पहला है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, दूसरा है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसे जो बाद में वर्ल्ड बैंक के नाम से भी जाना जाता है, और इसमें थर्ड है गैट, जिसे हम जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड के नाम से भी जानते हैं, जिसे बाद में WTO के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म किया जाता है 1995 में डिफरेंट निगोशिएशन के थ्रू। वो अलग एक इशू है, जब हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे तो वो सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो आपको बस ये
इस सेंस में याद रखना है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कौन कौन से इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश किए गए थे। तो इस तरह आईएमएफ का इस्टेब्लिशमेंट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करने के लिए किया जाता है। वहीं आईबीआरडी का इस्टेब्लिशमेंट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और यूरोप में रिकंस्ट्रक्शन के लिए होता है। देन उसके बाद 1947 में लिबरलाइजेशन के प्रोसेस को बढ़ावा देने के लिए गैट की जो ट्रीटी है उस पर साइन किया जाता है। और इस तरह ये तीनों इंस्टीट्यूशंस एग्जिस्टेंस में आते हैं। तो ये सारे डेवलपमेंट थे जो हमें वर्ल्ड में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दिखाई दे रहे थे। वहीं अगर मैं स्पेशली यूरोप की भी बात करूँ तो वहाँ भी यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी का एमर्जेंस दिखाई दे रहा था, जो ग्रेटर इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को रीजनल लेवल पे बढ़ावा दे रहा था। तो इस तरह हमने देखा कि कैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए डिफरेंट इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश हो रहे थे। फिर आता है 1970s का डिकेड, जहाँ पे हमें 2 इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक इवेंट देखने को मिलते हैं, जिसमें पहला है फेलियर ऑफ ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन इन 1971, वहीं दूसरा है 1973-74 ऑयल क्राइसिस। और इसका रिजल्ट ये होता है कि वर्ल्ड की इकोनॉमी स्टैगफ्लेशन का शिकार हो जाती है। मतलब स्टैगफ्लेशन का मतलब ये होता है कि इकोनॉमी में स्टैग्नेशन आ जाता है और इन्फ्लेशन भी लगातार बढ़ते रहता है, जिसको मैं बाद में अच्छे से समझाऊंगी। अब क्वेश्चन आता है कि ये ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशंस अचानक से फेल कैसे हो गए। तो जो ब्रेटन वुड सिस्टम था उसका स्टैब्लिशमेंट डिफरेंट करेंसीज के फिक्स्ड वैल्यू डिसाइड करने के लिए किया गया था, ताकि वर्ल्ड लेवल पर प्रॉपर वे में ट्रेड एंड ट्रांजेक्शन हो सके। और इस तरह पर आउंस इज इक्वल टू $35 फिक्स किया गया था। मतलब एक आउंस की वैल्यू उस समय 28.35 ग्राम गोल्ड होती थी। तो अगर आप 28.35 ग्राम गोल्ड देंगे तो आपको $35 मिल जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो ट्रांजैक्शन है वो डॉलर में हो रहा था, इसलिए बाद में यूएस को प्रॉब्लम होने लगी, क्योंकि उसके पास बैलेंस ऑफ पेमेंट और लिक्विडिटी जैसा इशू एमर्ज होने लगा था। इसका रिजल्ट ये हुआ कि 1971 में यूएस ने इस डिसाइड फिक्स वैल्यू को चेंज कर दिया और वर्ल्ड लेवल पर जो फिक्स डॉलर का एक्सचेंज होता था उसे वो रोक दिया। और इसी का रिजल्ट ये होता है कि ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन फेल हो जाते हैं। और इसी का रिजल्ट हमें इन इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री में न्यू प्रोटेक्शनिज्म के फॉर्म में देखने को मिलता है, जो मैं आगे की स्लाइड में इसे अच्छे से डिफाइन करूंगी कि कैसे उन कंट्रीज़ में न्यू प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसी को अपनाया जाता है। अब क्वेश्चन आता है कि ये न्यू प्रोटेक्शनिज्म क्या था। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया कि ब्रेटन वुड सिस्टम के फेल होने से पहले तक एक फिक्स्ड वैल्यू था, जिसमें वर्ल्ड इकोनॉमी स्मूथली रन कर रही थी और इंटरनेशनल ट्रेड प्रॉपरली ईजी वे में चल रहा था। लेकिन जैसे ही ये इंस्टीट्यूशन फेल हो जाते हैं, वैसे ही इंटरनेशनल लेवल पर जो इकोनॉमिक कोऑपरेशन है वो भी डगमगा जाता है। मतलब वो भी बहुत ही बुरी तरह से अफेक्ट होता है। और इसका रिजल्ट हमें इंडस्ट्रियलाइज कंट्री के डोमेस्टिक मार्केट और डोमेस्टिक इकोनॉमी में भी देखने को मिलता है, क्योंकि सारी कंट्रीज़ इस वजह से, ये जो चीज़ें इंटरनेशनल सिनेरियो पे चल रही थी उसकी वजह से क्या हो रहा था, इकोनॉमिक स्टैगफ्लेशन फेस कर रही थी। मतलब इकोनॉमी उनकी स्टैगनेंट हो गई थी और साथ ही साथ वो इन्फ्लेशन भी झेल रही थी, मतलब महंगाई भी बढ़ गई थी। इसलिए ये जो सारी इंडस्ट्रियलाइज कंट्री थी जो स्टैगफ्लेशन का शिकार थी, उन्होंने अपने डोमेस्टिक इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करने के लिए डिफरेंट इंपोर्ट टैरिफ लगाना शुरू कर दिया। मतलब कोई भी सामान अब डोमेस्टिक मार्केट में इंटरनेशनल मार्केट से खरीद कर आता था तो उसमें इंपोर्ट टैरिफ लगा होता था, जिसकी वजह से उस पर्टिकुलर सामान का प्राइस बढ़ जाता था। इसलिए जो बायर होते थे उसी चीज़ को इंटरनेशनल मार्केट से ना खरीद करके डोमेस्टिक मार्केट से खरीदेंगे, ये सोच करके इंपोर्ट टैरिफ लगाया गया था। और इसी पॉलिसी को न्यू प्रोटेक्शनिज्म कहा गया था, जिसमें इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री ने उन सारे कमोडिटीज़ पर इंपोर्ट टैरिफ लगा दिया जो डेवलपिंग कंट्रीज से इंपोर्ट हो रही थी। और इस न्यू प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी के रिजल्ट ये होता है कि सारी डेवलपिंग कंट्रीज यूनाइट होकर न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर की डिमांड करने लगती है, जिसे हम न्यू के नाम से भी जानते हैं। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, इस पॉलिसीज़ की वजह से डेवलपिंग कंट्री का एक्सपोर्ट जो था वो अफेक्ट हो रहा था। इसलिए इन सारे इंटरनेशनल जो ट्रेड में इम्बैलेंस हो रहा था उसको देखते हुए ये डेवलपिंग कंट्रीज न्यू की डिमांड करते हैं। इस तरह इंटरनेशनल रिलेशंस में 1974 वो ईयर होता है जहां न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर की ऑफिशियल डिमांड रखी जाती है, जो इंटरनेशनल ट्रेड, एड, इन्वेस्टमेंट, इंटरनेशनल मॉनेटरी, फाइनेंशियल सिस्टम और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म की बात करता है इन फेवर ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। और इस तरह डेवलपिंग कंट्रीज इस न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर के थ्रू बेटर रिप्रेजेंटेशन, वर्ल्ड अफेयर में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में फेयर ट्रेडिंग सिस्टम की डिमांड करते हैं, मोर एड की डिमांड करते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए बेटर रेगुलेशन बनाने की डिमांड करते हैं और एक स्टेबल और इक्विटेबल फाइनेंशियल और मॉनेटरी सिस्टम की डिमांड करते हैं।
और इस न्यू को इस्टेब्लिश करने के लिए डेवलपिंग कंट्री और डेवलप्ड कंट्री के बीच डिफरेंट डायलॉग्स भी चलते रहते हैं। ये वही समय होता है 70s 80s का डिकेड जहाँ पे ये सारे डायलॉग्स चल रहे हैं, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर की डिमांड हो रही है, जिसे हम नॉर्थ साउथ डायलॉग के नाम से भी जानते हैं। और यही वो समय होता है जब इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी के डिफरेंट स्कॉलर्स इन सारे सिचुएशन, सारे फिनोमेना को डिफरेंट थ्योरी के फॉर्म में देते हैं, जैसे डिपेंडेंसी थ्योरी, इंटरडिपेंडेंसी के डिफरेंट नेगेटिव इफेक्ट के रूप में बताते हैं कि कैसे वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी के फॉर्म में सारे सिचुएशन को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, जिसे हम न्यू मार्क्सिस्ट अप्रोच में पढ़ते हैं। तो इस तरह हमने देखा कि 1970s के डिकेड में ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन फेल हो जाते हैं। वहीं न्यू प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी की वजह से डेवलपिंग कंट्रीज़ न्यू की डिमांड करती हैं। वहीं यहाँ एक और हमें इम्पॉर्टेंट इवेंट देखने को मिलता है, वो था 1973-74 का ऑयल क्राइसिस। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि गोल्ड डॉलर एक्सचेंज सिस्टम जो था वो कोलैप्स हो चुका था। अब एक्सचेंज जो था वो पेपर डॉलर के फॉर्म में हो रहा था, जो IMF के स्पेशल ड्राइंग राइट पर बेस्ड था। लेकिन 1973-74 में हमें ऑयल क्राइसिस तब देखने को मिलता है जब ओपेक कंट्रीज़ ऑयल को वेपन की तरह यूज़ करने लगती हैं, जिसकी वजह से होता यह है कि ऑयल का प्राइस 300% तक बढ़ जाता है और डॉलर का फ्लो अब हमें इन ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ में देखने को मिलने लगता है। और 1974 तक आते आते US और वेस्टर्न कंट्रीज़ की इकोनॉमी का बहुत बुरा हाल हो जाता है, ये सारे ऑयल क्राइसिस की वजह से। तो हमने ये सारी सिचुएशन देखी कि एक तरफ ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन फेल हो चुके हैं, ऑयल क्राइसिस चल रहा है, इन डेवलप्ड कंट्री की इकोनॉमी जो है वो स्टैग्फ्लेशन का शिकार हो चुकी है। और इसी में पैरेलली हमें एक और चीज़ें देखने को ये मिल रही हैं कि ये जो डेवलप्ड कंट्री हैं वो मनी का फ्लो वर्ल्ड इकोनॉमी में मेंटेन करने के लिए लगातार डेवलपिंग कंट्रीज़ को लोन भी दे रही हैं। मतलब ये जो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ के बैंक थे, उन्होंने क्या किया कि डेवलपिंग कंट्रीज़ को ओवर लैंडिंग कर दिया, मतलब ज़्यादा पैसा दे दिया। और बाद में ही हम अगले डिकेड में देखेंगे कि इसका रिजल्ट ये हुआ कि जब ये कंट्रीज़ इन बड़े बड़े बैंक को पैसा रिटर्न नहीं कर पाई तो सारे बैंक एक के बाद एक करके क्रैश करने लगे थे 80s के डिकेड में, और डेब्ट क्राइसिस आ चुका था, जो हम अगले डिकेड के स्टोरीज में समझेंगे। 1980s के डिकेड में वर्ल्ड इकोनॉमी में क्या चला था उसको समझने से पहले आपको यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना होगा कि 1980 से पहले क्या था। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि 1960s और 70s के डिकेड में US और यूरोपियन कंट्रीज़ में डीरेगुलेशन की पॉलिसी के कारण ग्लोबल कैपिटल मार्केट में मनी का जो फ्लो था वो बढ़ने लगा था। साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि कैसे डेवलप कंट्रीज़ के बैंक, US बेस्ड बैंक जो थे डेवलप कंट्री के, वो डेवलपिंग कंट्रीज़ को लोन भी प्रोवाइड कर रहे थे इसी टाइम पे, ठीक है। लेकिन 1979 में होता ये है कि US के इकोनॉमिक पॉलिसी में मेजर शिफ्ट आता है, जहां US फेडरल रिजर्व अचानक से अपना इंटरेस्ट रेट हाई कर देता है। अब इसके इंटरेस्ट रेट हाई करने से होता ये है कि IMF को ये लगता है कि अगर अब ये डेवलपिंग कंट्रीज़ बैंक इन बड़े बैंकों से लोन लेती हैं तो वह उसे रिपे नहीं कर पाएंगी, और इस तरह लोन डिफॉल्टरिंग होने की वजह से ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस एमर्ज हो सकता है। ऐसा IMF का अनुमान था और ऐसा सेम टू सेम हुआ भी, क्योंकि ये कंट्री ऑलरेडी लोन ले चुकी थी और कंटिन्यूसली ये लोन ले रही थी, और इसी का रिजल्ट हमें 1980s में दिखाई देता है। और 1980s में ये जो कंट्री लोन ले रही थी, ये जो डेवलपिंग कंट्रीज़ थी, उन्हें बाद में लोन रीपे करने में प्रॉब्लम होने लगती है, और इस वजह से हम देखते हैं कि वर्ल्ड लेवल पर एक डेट क्राइसिस हमें देखने को मिलता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लैटिन अमेरिका की कंट्री, चाहे वो मैक्सिको हो, ईस्ट यूरोपियन कंट्री हो, ये सारी कंट्रीज़ एक के बाद एक लोन रीपे करने में फेल हो जाती हैं और अपनी कंट्री में फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर कर देती हैं। 1982 में मैक्सिकन गवर्नमेंट सबसे पहले अपने कंट्री में मेजर फाइनेंशियल क्राइसिस डिक्लेयर करती है। देन आफ्टर ये क्राइसिस हमें साउथ अमेरिका और ईस्टर्न यूरोप के कंट्रीज़ में भी सेम क्राइसिस हमें देखने को मिलता है। वहीं पैरेलली हम इन बड़ी कंट्रीज़ में ये देखते हैं कि वहाँ की बैंक इन लोन को रिकलेक्ट नहीं कर पाती हैं, जिसकी वजह से वो क्या होता है, वो बैंक होती है वो एक के बाद एक क्रैश करने लगती हैं। और यही सारी सिचुएशन 1980s के डिकेड में ग्लोबल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर में डेट क्राइसिस को क्रिएट कर देती हैं। तो इस तरह हमने वो सारे इवेंट्स को बैकग्राउंड वाइज समझा कि किस तरह से ये ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम जो हमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद देखने को मिलता है, और कैसे ये 1980s 90s के डिकेड में आते आते एक डेथ क्राइसिस के रूप में उभरता है।
और इस तरह हम देखते हैं कि ये सारे इवेंट का रिजल्ट हमें 1980s के डिकेड में न्यू लिबरल आइडिया के एमर्जेंस के फॉर्म में दिखाई देता है, जिसमें स्टेट और गवर्नमेंट के एक्टिव रोल को कम करने की बात की जाती है और वो सारे डिसीजंस जो गवर्नमेंट लेता था, चाहे वो एलोकेशन का हो, प्रोडक्शन का हो या डिस्ट्रीब्यूशन का हो, उसको मार्केट पर छोड़ दिए जाने की बात की जाती है। क्योंकि ये वही टाइम होता है जहाँ पे मेजर डेवलपिंग कंट्रीज बैलेंस ऑफ पेमेंट, डेब्ट क्राइसिस, लिक्विडिटी जैसे इश्यूज फेस कर रही होती हैं और इन्हीं इश्यूज से उभरने के लिए स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट, ओपन इकोनॉमी, प्राइवेटाइजेशन जैसे आइडिया को इंट्रोड्यूस किया जाता है, जिसमें डिफरेंट लिबरल आइडिया को इनिशिएट करने की बात की जाती है, जैसे इकोनॉमिक ओपनिंग की बात की जाती है, एक्सपेंशन ऑफ मार्केट फोर्सेस विद इन डोमेस्टिक इकोनॉमी की बात की जाती है, रिड्यूसिंग पब्लिक स्पेंडिंग की बात की जाती है, टैक्स रिफॉर्म की बात होती है, ट्रेड लिबरलाइजेशन की बात होती है, प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्टेट इंटरप्राइज की बात होती है और डीरेगुलेशन की बात होने लगती है। और ये जो सारे पॉलिसी मेजर्स हमें उस समय देखने को मिलते हैं, इन्हीं को ही हम वॉशिंगटन कंसेंसस के नाम से भी जानते हैं और यही सारे पॉलिसी इनिशिएटिव न्यू लिबरल आइडियाज़ का आधार बनते हैं। अब हम बात करेंगे 90s के डिकेड की, जहां कोल्ड वॉर के खत्म होते साथ ही न्यू इंडिपेंडेंट ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ को ग्लोबल इकोनॉमी में मर्ज करने का काम आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक करते नज़र आते हैं। लेकिन आईएमएफ जैसे इंस्टीट्यूशन से कंट्रीज़ तब दूर होने लगती हैं जब 1997 के ईस्ट एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम पर आईएमएफ के हार्ड कंडीशनैलिटी का नेगेटिव इम्पैक्ट वर्ल्ड में वर्ल्ड को देखने को मिलता है। ठीक है, वहीं एट द सेम टाइम हम ये देख रहे थे कि 1995 में डब्ल्यूटीओ का एस्टैब्लिशमेंट हो जाता है, जो अब एक ऐसे न्यू प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिसमें ब्रॉड रेंज पर इंटरनेशनल इश्यूज डिस्कस किए जा रहे होते हैं। ठीक, तो ये कुछ था 90s का डिकेड, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि कई डेवलपिंग कंट्री एमर्ज हो चुकी है, जो हम देखेंगे 21st सेंचुरी में कैसे ये इम्पैक्ट करती है इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी को। अब देखेंगे कि 21st सेंचुरी में जहाँ हम ग्लोबल इकोनॉमिक पावर शिफ्ट देखने को मिल रहा होता है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि डेवलपिंग कंट्री एमर्ज हो चुकी होती है, लाइक इंडिया, चाइना, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका जैसे इकोनॉमीज एमर्ज होती हैं और G20, आईएमएफ जैसे फोरम में यूएस, यूरोपियन कंट्रीज़, इन सारे के टर्म्स को क्या करती हैं, कंटिन्यूसली चैलेंज कर रही होती हैं, क्योंकि अब इनको समझ आ गया होता है कि ये जो सारी चीज़ें हैं, सारे टर्म्स हैं, सारे कंडीशंस हैं, वो इनके फेवर में नहीं हैं। और इस तरह 21st सेंचुरी में हमें एक मेजर पावर शिफ्ट देखने को मिलता है टूवर्ड्स डेवलपिंग कंट्री, क्योंकि मैं जिस पावर शिफ्ट की बात कर रही हूँ वो पावर शिफ्ट हमें 2007-2008 के बाद और क्लियरली देखने को मिलता है, क्योंकि 2007-2008 में मेजर फाइनेंशियल क्राइसिस आती है। उसके बाद से हम इंडिया और चाइना जैसे अमर्जिंग इकोनॉमी का ट्रेड में, फाइनेंस में, डेवलपिंग असिस्टेंस जैसे निगोशिएशन में प्रोमिनेंट रोल प्ले करते हुए हम उनका मेजर रोल देखते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी में। तो ये सारी चीज़ें थी जो हम 90s के डिकेड के बाद हमें देखने को मिल रही हैं, जैसे इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी जो हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जहाँ हम देखते हैं वेस्टर्न कंट्रीज़, यूएस का डोमिनेंस रहता है, उसको कैसे 21st सेंचुरी में चैलेंज कर दिया जाता है। और ये लगातार ये डोमिनेंस चैलेंज हो रहा है, ये चीज़ें कंटिन्यूसली चल रही हैं। तो यही सारी चीज़ें की स्टडी हम डिफरेंट थ्योरी अप्रोचेस के थ्रू करते हैं। तो यही डिफरेंट अप्रोच हमें रियलिस्ट व्यू के फॉर्म में, लिबरल व्यू के फॉर्म में, न्यू मार्क्सिस्ट व्यू के फॉर्म में देखने को मिलते हैं, जिसमें हम डिपेंडेंसी थ्योरी पढ़ते हैं, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी पढ़ते हैं कि कैसे ये सारी थ्योरीज इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी को कैसे एक्सप्लेन करने का काम करती है, कैसे एनालिसिस करती है, यही हम डिफरेंट थ्योरीज में पढ़ते हैं। तो इस तरह हमने सारे इंटरनेशनल सिनेरियो को इंटरनेशनल रिलेशंस के पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश की है। हमने चीज़ों को इकोनॉमिक टर्म में नहीं देखा, क्योंकि इकोनॉमी में जाएंगे तो चीज़ें और डीप होती जाएगी और हम इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स नहीं हैं। हमें चीज़ों को इंटरनेशनल रिलेशंस के स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से देखना होगा कि कौन से इकोनॉमिक इवेंट्स थे जो इंटरनेशनल रिलेशंस को बिल्ड कर रहे थे या फिर अफेक्ट कर रहे थे। तो मैंने आप लोगों से बहुत ही ज़्यादा ब्रीफ में डिस्कस किया है ओवरऑल चीज़ों और सिनेरियो को समझाने के लिए। अदरवाइज़ इसमें बहुत सारी चीज़ें थी जो मैं मिस कर दी हूँ और इसे अगर एक्सप्लेन करने की कोशिश की जाए तो ये 10-15 मिनट का काम नहीं है। इसके लिए लेक्चर्स लेने होंगे बहुत सारे कि कैसे इंटरनेशनल इकोनॉमी शेप हो रही थी आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो आई होप आप इसे ब्रीफ में समझ चुके होंगे, ताकि आपको आईआर की डिफरेंट थ्योरीज समझ आएँ कि कैसे आईआर की थ्योरी शेप हो रही थी, कैसे ये थ्योरी डिफरेंट इवेंट को एक्सप्लेन करने का काम कर रही थी। तो ये सारी चीज़ों को समझने के लिए मैंने इस वीडियो को बनाया है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। तो जैसा कि ये वीडियो मैंने 4 पार्ट में बनाया था, और आईआर की थ्योरी को समझने से पहले इन सारे चारों पार्ट को समझना आपको बहुत ज़रूरी है, तभी आप इन आईआर की थ्योरीज़ को बेटर वे में समझ पाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे अपने अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय एंड कीप लर्निंग।